नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। एचएल कानपुर में 55 लाख का साइबर फ्रॉड सामने आया है। स्कैमर ने एक अमेरिकी सप्लायर जैसी दिखने वाली फर्जी ईमेल आईडी बनाई और एचएल को विमान के पार्ट्स के लिए पेमेंट करने के लिए बेवकूफ बना दिया। एचएल को लगा कि वो असली सप्लायर को भुगतान कर रहे हैं, लेकिन पैसे असल में स्कैमर के अकाउंट में जा रहे थे। यह धोखाधड़ी तब पकड़ में आई जब तय समय पर ऑर्डर नहीं पहुंचा। जब एचएल ने असली अमेरिकन कंपनी से संपर्क किया तो उन्हें पता चला कि कंपनी ने ऐसा कोई पेमेंट मांगा ही नहीं था। जैसे ही सच्चाई सामने आई, एचएल ने तुरंत इस मामले की शिकायत साइबर पुलिस से कर दी है। अब पुलिस इस धोखाधड़ी की जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह स्कैम कैसे हुआ और इसमें कौन कौन शामिल है। यह घटना दिखाती है कि कैसे हाई प्रोफाइल कंपनी भी साइबर फ्रॉड के निशाने पर आ सकती है। इसलिए डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत है। जीआरएसी ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। उन्होंने एक साथ आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस एंड्रोथ का कॉन्ट्रैक्टर सी ट्रायल्स पूरा कर लिया है। कॉन्ट्रैक्टर सी ट्रायल्स का मतलब होता है कि जब कोई नया युद्धपोत तैयार होता है तो उसे पहले खुले समुद्र में टेस्ट किया जाता है। यह परीक्षण शिप बिल्डिंग कंपनी खुद करती है, जिसमें यह जांचा जाता है कि जहाज की गति, संचालन क्षमता, सेंसर, रेडार, हथियार प्रणाली और कुल मिलाकर इसकी परफॉर्मेंस भारतीय नौसेना की जरूरतों के अनुसार सही ढंग से काम कर रही है या नहीं। इसे एक तरह का प्री फाइनल टेस्ट कहा जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि जहाज युद्ध के लिए तैयार है। आईएनएस हिमगिरी एक आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट है जो भारतीय नौसेना की नीलगिरी क्लास के अंतर्गत आती है। यह एक मल्टी रोल युद्धपोत है जो वायु, सतह और पनडुब्बी युद्ध में माहिर है। दूसरी ओर आईएनएस एंड्रोथ एक छोटी लेकिन बेहद खास युद्धपोत है, जिसे खास तौर पर दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब जब कॉन्ट्रैक्टर सी ट्रायल्स पूरा हो गया है तो दोनों जहाज भारतीय नौसेना के परीक्षणों से गुजरेंगे, जहां इसकी और डिटेल जांच की जाएगी। यदि सब कुछ सही रहता है तो नौसेना इसे आधिकारिक रूप से कमीशन करेगी और ऑपरेशनल ड्यूटी पर आ जाएगी। कुल मिलाकर यह भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि ये दोनों युद्धपोत अलग अलग युद्ध भूमिकाओं में काम करेंगे और लड़ाकू क्षमता को और मजबूत करेंगे। भारत के आमका प्रोग्राम को अब तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी इस पर काम कर रही है। इसमें इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल एसपी धारकर, डीआरडीओ एडीए और डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी भी शामिल है। यह कमेटी अगले महीने अपनी रिपोर्ट देगी, जिसमें टाइमलाइन को कैसे कम किया जाए और निजी क्षेत्र की भागीदारी को कैसे बढ़ाई जाए, इस पर विचार किया जाएगा। इस प्रक्रिया में तेजी इसलिए भी लाई जा रही है क्योंकि पाकिस्तान चीन से 40 J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान लेने की योजना बना रहा है। इसके अलावा चीन ने पहले ही अपने J-20 5th जनरेशन फाइटर जेट्स भारत के सामने हॉटन और सिगात्से जैसे एयरफील्ड पर तैनात कर दिया है। दूसरी ओर भारत में तेजस लड़ाकू विमानों का उत्पादन भी देरी हो रहा है, जिससे चिंता और बढ़ रही है। कमेटी आमका के लिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले नए इंजन की विकास की रणनीति भी तैयार करेगी, जिसके लिए विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग की योजना बनाई जा रही है। और आपको याद होगा कि मार्च 2024 में सीसीएस ने आमका के 5 प्रोटोटाइप बनाने के लिए 15,000 करोड़ का बजट मंजूर किया था। आमका का पूर्ण उत्पादन 2035 तक होने की उम्मीद है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के घटते लड़ाकू विमानों को देखते हुए टाइमलाइन को कम करना एक बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ 30 फाइटर स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत 42.5 स्क्वाड्रन की है और अगले 10 सालों में 8 और स्क्वाड्रन रिटायर होने वाले हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो सकती है। इंडियन एयरफोर्स की योजना है कि 7 आमका स्क्वाड्रन यानी 126 विमान शामिल किए जाए। पहले 2 स्क्वाड्रन GEF-414 इंजन से लैस होंगे, जबकि बाद में 110 किलो न्यूटन का नया इंजन आएगा। जब तक आमका पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता तब तक 180 तेजस MK-1A और 108 तेजस MK-2 विमान शामिल किए जाएंगे। साथ ही 114 MRFA लड़ाकू विमानों की परियोजना भी जारी रहेगी। कुल मिलाकर सीन ये है कि इंडियन एयरफोर्स को फाइटर जेट की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पाकिस्तान और चीन तेजी से अपनी हवाई ताकत बढ़ा रहे हैं। ऐसे में भारत को जल्दी से जल्दी अपनी वायु सेना को और मजबूत करना होगा।
तुर्की का बायरक्तर अकिंजी ड्रोन, जिसे तुर्की ने इनविंसिबल हथियार बनाकर खूब प्रचारित किया था, उसे कुर्दिश फोर्सेस ने कांदिल क्षेत्र में गिरा दिया। कुर्दिस्तान फ्रीडम गुरिल्ला ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उन्होंने इस ड्रोन को तब निशाना बनाया जब यह उनके ठिकानों पर निगरानी और हमला करने के मिशन पर था। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अकिंजी एक एडवांस लड़ाकू ड्रोन है जिसे ऊंचाई पर लंबी दूरी तक उड़ान, ताकतवर सेंसर, रेडार और भारी हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन इसके बावजूद कुर्दिश फोर्सेस ने इसे गिराने में कामयाबी हासिल कर ली है। हो सकता है कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीकों की मदद से गिराया हो, लेकिन इससे सवाल यह उठने लगा है कि क्या तुर्की ड्रोन वाकई में इतनी शक्तिशाली है जितना दावा किया गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान ने भी तुर्की के अकिंजी और बायरक्तर TB2 ड्रोन में भारी निवेश किया है और इन्हें अपनी एयर डिफेंस और निगरानी क्षमता में शामिल किया है। लेकिन हाल ही में इन ड्रोन की विफलताएं, जैसे अकिंजी का लीबिया में क्रैश होना और यूक्रेन रूस युद्ध में खराब प्रदर्शन, इसके वास्तविक युद्ध क्षमता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यूक्रेन में बायरक्तर TB2 तो पहले काफी असरदार साबित हुआ था, लेकिन रूसी वायु रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने इसे लगभग बेकार बना दिया। इसी तरह लीबिया में अकिंजी की पहली दर्ज की गई हार यह दिखाती है कि ये ड्रोन इतना इनविंसिबल नहीं है जितना तुर्की दावा करता है। तुर्की और उसके सहयोगी देशों, खासकर पाकिस्तान ने इन ड्रोन को गेम चेंजर की तरह पेश किया था, लेकिन हकीकत यह है कि ये हाई थ्रस्ट एरिया में बहुत आसानी से निशाना बनाए जा सकते हैं। इसकी कम स्पीड और स्टेल्थ की कमी इसे दुश्मन के रेडार और मिसाइलों के लिए आसान शिकार बना देती है। पाकिस्तान के लिए यह एक चेतावनी है। अगर वह तुर्की के इन ड्रोन पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहता है और अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुरक्षा, स्टील्थ तकनीक और मानव संचालित लड़ाकू विमानों के साथ बेहतर इंटीग्रेशन जैसी जरूरी चीजों में निवेश नहीं करता, तो इससे पाकिस्तान एयरफोर्स को खतरा हो सकता है, खासतौर पर भारत की वायु रक्षा प्रणाली और फाइटर जेट्स के खिलाफ। भारत और आर्मेनिया के बीच बढ़ती हुई रक्षा साझेदारी का एक और बड़ा प्रमाण सामने आया है। सिप्री के नए डेटा के अनुसार आर्मेनिया ने भारत से लगभग 15 आकाश एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर और 400 एडवांस आकाश 1S मिसाइल खरीदी है। यह सौदा सिर्फ आर्मेनिया की वायु रक्षा को आधुनिक बनाने का एक बड़ा कदम नहीं है, क्योंकि भारत के लिए भी एक उपलब्धि है, क्योंकि यह उसके वैश्विक रक्षा निर्यात बाजार में बढ़ती ताकत को दर्शाता है। आकाश 1S मिसाइल सिस्टम की खासियत इसका डुअल गाइडेंस सिस्टम है। मिड कोर्स करेक्शन के लिए कमांड गाइडेंस और फाइनल अटैक के लिए एक्टिव टर्मिनल सीकर गाइडेंस है। यह हाइब्रिड सिस्टम मिसाइल की सटीकता को काफी हद तक बढ़ा देता है और इसकी 18 से 30 किलोमीटर की मारक क्षमता इसे खतरनाक हवाई टारगेट जैसे ड्रोन, लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइल को नष्ट करने में सक्षम बनाती है। इसे ट्रैक और व्हील्ड प्लेटफॉर्म में आसानी से तैनात किया जा सकता है, जिससे यह और भी ज्यादा प्रभावी हो जाता है। यह 6000 करोड़ का रक्षा सौदा 2022 में अंतिम रूप दिया गया था और इसकी डिलीवरी 2024 के अंत में शुरू हुई है। यह डील भारत आर्मेनिया संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ भारत को एक भरोसेमंद डिफेंस सप्लायर के रूप में स्थापित करेगी। आर्मेनिया के लिए यह सौदा रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आकाश 1S ड्रोन, लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों जैसे हवाई खतरों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। 2020 के नागोर्नो काराबाख युद्ध में अजरबैजान ने तुर्की के बायरक्तर TB2 ड्रोन का काफी इस्तेमाल किया था, लेकिन अब आकाश 1S प्रणाली आर्मेनिया को ऐसे खतरों से बचाने में मदद करेगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आर्मेनिया पहले पूरी तरह रूस पर रक्षा उपकरणों के लिए निर्भर था, लेकिन अब उसने भारत के साथ रक्षा सहयोग को एक नए विकल्प के रूप में अपनाया है। 2011 से 2020 के बीच आर्मेनिया के 90% हथियार से आए थे, लेकिन अब भारत के साथ उसकी यह साझेदारी दिखाती है कि भारत सिर्फ अपनी सैन्य ताकत नहीं बढ़ा रहा, बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में भी अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।